नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के पाठ 14 संसाधनों का परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन की शुरुआत के पहले मैं आपको अपने एक उदाहरण देना चाहती हूं, जिससे कि आप इस पाठ को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लो आप अभी कक्षा 10 में पढ़ रहे हो और आपको एकदम से आगे से सूचना आती है कि आपकी परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह में है, और तभी मान लो आपकी बहन की भी शादी है। तो उसी समय क्या क्या परिस्थिति पैदा हो जाएगी। एक तो आपको तैयारी करनी है बहन की शादी की, दूसरी अब आप जब पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल मन लगा के, तो आप चाहते हो कि भाई पास भी हो जाओ। तो दो बातें हो गई, एक तो बहन की शादी की तैयारी करनी और आपकी परीक्षा जो कि उसी माह में उसी सप्ताह में है उसके लिए भी पढ़ना। तो अब आपके लिए थोड़ा विपत्ति के समय आ जाता है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल नहीं है इस काम को करना कि आप शादी की भी तैयारी कर पाओ और पढ़ भी पाओ। बिल्कुल ये काम हो जाता है आसानी से अगर आप योजना बनाकर चलते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, अगर आप कुशलता से बिल्कुल कुशलता के साथ उस कार्य को करते हैं। तो हमने जो दो शब्द पढ़े हैं, कौन सी बात, एक तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं आप और संसाधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य होते हैं और संसाधन होते हैं, तो इस पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लक्ष्य क्या है और संसाधन क्या है और किस तरह से इनका प्रबंधन किया जाए, यानी कि प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, जीवन में प्रबंधन क्यों अनिवार्य है, संसाधन कौन कौन से होते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया के कौन से चरण हैं और क्या ये चरण हमारे जीवन में भी महत्व रखते हैं, क्या प्रबंधन प्रक्रिया हमारे जीवन में भी महत्व रखती है, क्या ये प्रबंधन के जो चरण है वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि अभी आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और वही परीक्षा वाली बात है, तो आपने सोचा है कि मुझे इस परीक्षा में पास होना है। फिर आपकी बहन की भी शादी है, ठीक है, आपके भाई को डॉक्टर बनना है, आपके पिताजी एक नई कार खरीदना चाहते हैं। तो क्या आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पिता, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आपका क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, यानी कि जिन्हें आप जिस वस्तु को, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वही क्या कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। आगे देखते हैं हम। लक्ष्य वह ध्येय है या उद्देश्य है जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं, तो ये क्या है, हमारी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वह क्या कहलाते हैं, लक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब लक्ष्य प्राप्त करना आसान काम तो है नहीं। सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकताएं या इच्छाएं निर्धारित करनी होगी और इन आवश्यकताओं और इच्छाओं की प्राप्ति अगर हो जाती है, यानी कि अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो हमने निर्धारित किया है, तो मन में एक असीम संतोष और खुशी की प्राप्ति होती है। तो उस खुशी या संतोष की प्राप्ति के लिए, यानी कि उन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किन्हीं न किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किन्हीं न किन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वह वस्तुएं और तत्व जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम। संसाधन क्या है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग, क्या है, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग। अब साधन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि आप परीक्षा में पास होना चाहते हो, तो आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको साधन क्या चाहिए, पुस्तकें चाहिए, आप में ज्ञान होना चाहिए, आपको समय, आपके पास समय होना चाहिए, आप में ऊर्जा होनी चाहिए कि आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये क्या हुए, आवश्यक वस्तु और तत्व। जैसे कि अब इन्होंने दिया धन, पुस्तक खरीदने के लिए धन चाहिए। ठीक है, फिर ज्ञान, पुस्तक खरीदोगे, उसको पढ़ोगे तभी तो ज्ञान आप में होगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, साधन। तो ये जो साधन हैं, ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों को ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन वह तत्व हैं जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वही क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो हमने भी पढ़ा है
लक्ष्य क्या होते हैं, साधन संसाधन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ में और देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। संसाधन के प्रकार ये कौन कितने होंगे, दो होंगे। दो कौन कौन से, एक तो मानव संसाधन, एक कौन से होंगे, मानव संसाधन, और दूसरे कौन से होंगे, गैर मानव संसाधन। ये दूसरे नंबर के होंगे। अब जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, मानव संसाधन यानी कि वह संसाधन जिन यानी कि ये क्या हुए, वह संसाधन जो कि आप में ही निहित होते हैं। जो कि एक मानव, अगर मेरा कोई संसाधन है मेरे में ही निहित है तो उसका उपयोग मैं ही कर सकती हूँ, उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरा एक समय है, मेरा समय है 24 घंटे, एक दिन का समय अगर मानूं तो मेरा समय 24 घंटे है, तो उसमें से आप थोड़ी ले सकते हो, मुझे 20 देके आप 28 थोड़ी कर सकते हो आपके समय को। तो ये क्या कहलाएगा, पहला वाला समय। फिर दूसरा है ऊर्जा। अब आपकी जो ऊर्जा है उसका उपयोग भी आप कर सकते हो, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर है ज्ञान, आपके ज्ञान को आप ही काम में लोगे, जैसे कार खरीदने के लिए आवश्यक जानकारी आपको है, ठीक है। फिर है कौशल और योग्यताएं, आपके जो कौशल और योग्यताएं हैं, जैसे अगर आप पेंटिंग करना जानते हो, कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, मेहंदी बनाना आप जानते हो, रंगोली बनाना अगर आप जानते हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मानव संसाधन। यानी कि क्या हुआ, समय, ऊर्जा, ज्ञान और कौशल, ये हुए मानव संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं हम, वो है गैर मानव संसाधन। गैर मानव संसाधन की तरफ अगर हम देखें तो ये क्या होंगे, जो एक व्यक्ति स्वयं तो काम में लेगा ही, उसके अलावा समाज के या समुदाय के अन्य व्यक्ति भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि धन, धन तो सभी के पास होता है, ठीक है। आपका धन कोई चुरा ले वो एक अलग बात होती है, लेकिन धन तो सबका होता है, सबके अपने पास धन होता है। फिर भूमि, भूमि भी मकान निर्माण के लिए अगर आपकी भूमि है तो कोई भूमि आपसे छीन नहीं रहेगा, भूमि भी सब कोई खरीद सकते हैं। उसी तरह से भौतिक वस्तुएं जैसे कुर्सी, स्कूटर भी कोई भी खरीद सकता है। या सामुदायिक सुविधाएं, सामुदायिक सुविधाओं का प्रयोग समाज के या समुदाय के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये हुआ सामुदायिक सुविधाएं, जैसे पार्क में कोई भी घूम सकता है, कोई भी खेल सकता है, कुएं का पानी कोई भी पी सकता है, ठीक है। तो ये हुए गैर मानव संसाधन। अब हम इसको एक बार परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की है कि संसाधन दो प्रकार के हैं। तो पहला है मानव संसाधन, तो वह संसाधन जो मनुष्य के गुण होते हैं, जो मनुष्य के गुण होते हैं उनका प्रयोग कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही व्यक्ति कर सकता है। तो आप अपनी ऊर्जा का उपयोग, अपने समय का उपयोग और अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग स्वयं ही कर सकते हो। जैसे अगर आपको पेंटिंग का ज्ञान है, खाना बनाने का ज्ञान है, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप खिलाड़ी हो, अगर आप मैकेनिक हो, तो ये सब आपके ज्ञान या कौशल है जिन्हें आप ही प्रयोग कर सकते हो। अब आगे हम बढ़े, फिर हम देखेंगे कि गैर मानव संसाधन। अभी हमने गैर मानव संसाधन की बात की, ये इसका प्रयोग कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है या समाज या समुदाय के अन्य व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे, ये देखो, एक व्यक्ति भी कर सकता है या फिर समाज के व्यक्ति भी कर सकते हैं, और इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटा जा सकता है। अब जैसे कि सामुदायिक पार्क का उपयोग बच्चे खेलने के लिए भी करते हैं, वयस्क या युवा, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति घूमने के लिए कर सकते हैं, व्यायाम के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि स्कूल है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है, अस्पताल है, इनका उपयोग भी सभी के लिए खुला होता है, कोई भी चाहे उनका उपयोग कर सकता है। यानी कि समुदाय में या समाज के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। पैसा एक से दूसरे व्यक्ति के पास आ जा सकता है, भूमि, मेज, कुर्सी आदि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। तो ये सब क्या हुए, गैर मानव संसाधन हुए। तो अब हमने बात की किनकी, लक्ष्य की और संसाधनों की। अब लक्ष्य और संसाधन, तो हम लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करेंगे और संसाधनों का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा। यानी जो हमारे संसाधन है उनका प्रबंधन करना होगा, उनके लिए एक योजना बनानी होगी
वही क्या कहलाएगी, प्रबंधन प्रक्रिया कहलाएगी। तो आगे हम चलें, संसाधनों के उपयोग के मार्गदर्शन क्या क्या है। तो हम देखें, संसाधन सभी को पता है सीमित होते हैं। अब जब सीमित है तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीमित है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है, इसलिए उनका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से करना चाहिए। तो इसके उपयोग वो कुशलता पूर्वक करना चाहिए। कुशलता पूर्वक कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दिए हुए हैं कि संसाधनों को व्यर्थ नहीं करें एक तो आप, फिर संसाधनों का संरक्षण करेंगे आप, फिर हम आगे बढ़े तो संसाधनों के प्रयोग के लिए वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करें। वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग, जैसे कि अगर हम कहें कि हमें कहीं जाना है तो जरूरी थोड़ी है हम खुद की कार से जाएं, अगर संभव है तो हम बस का प्रयोग भी कर सकते हैं और धन बचा सकते हैं। लेकिन वहां आपके समय की बचत तो नहीं होगी, बस का प्रयोग करोगे तो बस टाइम लगाएगी। तो वैकल्पिक प्रयोग भी कर सकते हैं। संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तरीकों को भी सीखेंगे आप। संसाधनों का संरक्षण करते समय ध्यान रखें कि आप दूसरे के संसाधन का कमी तो नहीं कर रहे हो। आप अगर आप प्रयोग में ले रहे हो किसी संसाधन को, तो उसके ऐसा तो नहीं कर रहे कि उस वो उपयोग में ही नहीं ले पाए। फिर संसाधन, जैसा अब तक हमने पढ़ा, तो हमें पता पड़ रहा है और हम जानते भी हैं कि संसाधन क्या है, सीमित है। इसलिए हमें उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, योजना बनाकर। कैसे करेंगे, योजना बनाकर, ठीक है, ताकि उनसे हमें अधिकतम लाभ हो। भाई संसाधन जो भी है हमें लाभ तो पहुंचाए, यानी कि हम अपने लक्ष्य को तो प्राप्त कर पाए। संसाधनों का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो वो सीमित है, इसलिए उनको उपयोग में लेने से पूर्व हमें योजना बनानी चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। केवल उचित नियोजन से ही संभव है, जो केवल उचित नियोजन से ही संभव है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि लक्ष्य क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या है, और संसाधन को उपयोग करने के तरीके क्या हैं। तो संसाधन को उपयोग करने के अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे प्रबंधन की, कि किस तरह से हम संसाधनों का उपयोग प्रबंधित तरीके से करें, जिससे वह हमें अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाए। आगे देखते हैं प्रबंधन प्रक्रिया की ओर। प्रबंधन प्रक्रिया, अब जैसे कि प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के नियंत्रण या संगठन की प्रक्रिया है। अब देखो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो वह क्या है, लक्ष्य है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्य को, और लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए क्या उपयोग में लोगे, संसाधन उपयोग में लोगे। अब संसाधन जब आप उपयोग में ले रहे हो तो क्या होगा, प्रबंधन होगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि प्रबंधन क्या है, लक्ष्य को आप उपयोग में ले को प्राप्ति के लिए आप संसाधनों का उपयोग करोगे, जिससे कि प्रबंधन हो पाए। यही तो प्रबंधन की प्रक्रिया है। अब प्रबंधन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं एक उदाहरण के साथ में। अब जैसे कि मान लो आपके परिवार को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है। अब शादी में जाना है तो उसके लिए पूरी तैयारी तो करनी होगी, अलग अलग काम करने होंगे कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इस बारे में हम सोच विचार करेंगे। अगर शादी में जाना है तो दूल्हे के लिए क्या खरीदा जाए, क्या गिफ्ट में उसे दिया जाएगा। अगर हम शादी में कहीं जा रहे हैं, अगर वो जगह दूर है तो आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाओगे, ठीक है। अगर आपके माता पिता नौकरी पेशा हैं तो वह अवकाश के लिए आगे अपने अधिकारी को बोलेंगे। इसी तरह से अपने रिश्तेदारों को कि कौन कौन से रिश्तेदार जाना चाहते हैं, क्या क्या तैयारी की जाएगी, इसके बारे में भी वो सोचेंगे विचारेंगे, ठीक है। तो इतना सब करने के बावजूद ये जो क्रिया हमने सोची है, ये जो हमने कार्य सोचे हैं, इनको चरणबद्ध रूप में संगठित किया जाएगा। फिर उसके बाद में उसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो यही क्या कहलाएगी, प्रबंधन प्रक्रिया कहलाएगी। तो प्रबंधन प्रक्रिया के अभी हमने जो चरण बोले उन्हें हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, कि प्रबंधन प्रक्रिया, प्रबंधन जो है उसके 4 चरण है। अब 4 चरण कौन से हैं, प्लानिंग यानी कि नियोजन, आपने क्या क्या काम सोचा वो करना, ठीक है, उनको क्रम में लिखना। फिर आगे है संगठन, ठीक है, कि कौन क्या कैसे कब कार्य करेगा, कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करेगा, उन्हें इकट्ठा करना। फिर जो आपने नियोजन किया, जो संसाधन आपने इकट्ठे किए, अब वास्तव में उन्हें
क्रिया में लाना है, उस पर कार्य करना है, उसका होना है। ठीक है, यहाँ अब उसके बाद में है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन जरूरी नहीं है सबसे आखिरी चरण हो, मूल्यांकन तो नियोजन के बाद में भी किया जा सकता है, नियोजन के साथ में भी किया जा सकता है, संगठन के साथ में किया जा सकता है, कार्यान्वयन के साथ में किया जा सकता है, और सबसे आखिरी में भी किया जाता है, ताकि हम ये देख पाए कि क्या उस कार्य को जो हम करना चाह रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियोजन को। अब नियोजन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि क्या करेंगे, सबसे पहले कार्यों को लिख लेंगे। ठीक है, कार्यों को लिखने के बाद में उनका क्रम निर्धारित करेंगे, और क्रम निर्धारित करने के बाद में हम देखेंगे कि कहीं अगर आवश्यकता है तो उसमें कोई परिवर्तन करना है क्या। तो यही परिवर्तन क्या कहलाएगा, लचीलापन कहलाएगा। यानी जो हमने योजना बनाई है उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं अगर जरूरी है तो वह लचीलापन कहलाएगा। तो नियोजन में क्या क्या होना चाहिए, कार्यों को लिखना, फिर उनको क्रमबद्ध करना, और जो हमने योजना बनाई है उसमें लचीलापन होना। तो अब हम इसको थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नियोजन, तो नियोजन क्या है, नियोजन का अर्थ है गतिविधियों की सूची बनाना, यानी कि जो जो आप काम करने वाले हो उनको सूचीबद्ध करना। फिर उसके बाद में कार्यों को करने का क्रम निर्धारित करना कि सबसे पहले क्या काम किया जाए। ठीक है, फिर परिस्थितियों में परिवर्तन से निपटने के लिए लचीलेपन का स्थान उपलब्ध होना। ठीक है, तो यानी आपने नियोजन में क्या किया, गतिविधियों की एक सूची बनाई है, फिर कार्यों का क्रम निर्धारित किया है, फिर उसके बाद में क्या किया है, परिस्थितियों में परिवर्तन से निपटने के लिए लचीलेपन का स्थान भी रखा है आपने। अब इसे वापस से हम वही शादी वाली बात पे ही आते हैं। अब शादी वाली बात के लिए हम अगर सोचें तो कार्यों का क्रम निर्धारित करना कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो यही किया जाएगा कि माता पिता अगर ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए एप्लीकेशन देंगे ना, प्रार्थना पत्र लगाएंगे, भाई छुट्टी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कहीं जाना है तो जाने के लिए कुछ खरीदारी भी करनी होगी, दूल्हे को गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी खरीदारी करनी होगी, और अलग अलग आवश्यकताओं के लिए धन की भी आवश्यकता होगी, तो फिर बैंक जाके धन निकलवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अगर बात करें तो परिस्थितियों में परिवर्तन से निपटने के लिए लचीलेपन का उपलब्ध होना। तो लचीलेपन का स्थान भी अगर उपलब्ध है तो कैसे, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि मान लो अगर आप ट्रेन से रिजर्वेशन करवा रहे हो, ठीक है, और जब तारीख आई आपके जाने की, रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो आपने क्या किया, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्रेन से रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो बस से चलते हैं, बस से नहीं तो सड़क से चलते हैं, सड़क से यानी कि बाय कार या बाय मतलब कार के द्वारा या किसी और साधन का उपयोग करके। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि केवल माता पिता ही चले जाते हैं बाकी सबकी जगह। तो ये क्या हुआ, लचीलेपन का स्थान। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं नियोजन पर, जो कि प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। अगला है संगठन। संगठन संगठन पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जब योजना बनाई तो हमने क्या किया कि कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, कौन सी गतिविधि कैसे करनी है, कौन करेगा उस गतिविधि को, कब करेगा उस गतिविधि को, और कौन कौन से संसाधनों की हमें आवश्यकता होगी, ये हम बात करेंगे संगठन में। तो आगे हम बढ़ते हैं संगठन की ओर। तो संगठन क्या है, संगठन योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना, जैसे कि कौन सा कार्य, कौन सी गतिविधि कौन करेगा, तो उत्तरदायित्व आपने यहाँ निर्धारित किए। फिर उसके बाद में आवश्यक संसाधनों को एकत्र करना और संयोजित करना। तो पहला काम आपने क्या किया, उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया है, संसाधनों को एकत्रित और संयोजित किया है। तो यहाँ संगठन में आपने दो काम किए, एक तो उत्तरदायित्वों का निर्धारण और उसके बाद में संसाधनों का संयोजित करना और एकत्रीकरण करना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो संगठन सुनिश्चित क्या करता है कि सभी कार्य पूरे होने चाहिए। ठीक है, और जो भी कार्य हो वो है समान रूप से वितरित हो। अपन कह रहे हैं ना उत्तरदायित्व का निर्धारण, तो जरूर थोड़ी कि 5 लोग जा रहे हैं तो आप
4 को तो काम दे दो और 1 को ना दो। समान रूप से कार्यों का वितरण होना चाहिए और कार्य भी समय पर होना चाहिए और समय की बचत को भी ध्यान में रखना है, समय पर तो हो और समय की बचत भी हो। अब जैसे कि हम कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हैं यानी कि कामों को बांट रहे हैं, तो समान रूप से कामों को बांटेंगे। 2 या 2 से अधिक लोगों को अगर एक ही काम करने के लिए दिया जाता है तो उसमें समय भी कम लगता है, समय की बचत होती है और कार्य भी समय पर पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हम संगठन पर आ चुके हैं, जो कि एक आसान प्रक्रिया है जिसमें हमने क्या पढ़ा है, उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना और उसके बाद में संसाधनों को एकत्रित करना और संयोजित करना। तो अभी हम जो प्रबंधन का पहला चरण है नियोजन हम पढ़ चुके हैं, दूसरा जो चरण है संगठन वह हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यान्वयन की और कार्यान्वयन क्या है, योजना को कार्यवाही किए जाने के रूप में भी परिभाषित किया जा रहा है। अब हमने क्या पहले किया था, सबसे पहले तो हमने कार्यों की सूची बनाई, इनको क्रम में लगाया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, उत्तरदायित्व का निर्धारण किया है और संसाधनों को संयोजित और एकत्रित किया है। इतना तो हमने कर लिया। अब वास्तव में जो योजना है उस पर कार्यवाही की जा रही है। अब यहाँ पर किसमें, कार्यान्वयन में। तो योजना पर कार्यवाही का ही यही चरण है। अब जैसे कि मान लो आप कोई व्यंजन बनाना चाहते हो। अब जब आप व्यंजन बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए सभी सामग्री को एकत्रित करोगे, है या नहीं। उत्तरदायित्व को भी निर्धारित करोगे कि भाई अगर मुझे कोई विशेष व्यंजन बनाना है तो कौन सा सामान क्या लाके देगा। उसके बाद में तो आप सामान एकत्रित करोगे। तो बनाते हुए आप किस प्रकार से आप उसे बनाते हैं और किस प्रकार से आप उसे परोसते हैं, आपकी योजना को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां कार्यान्वयन के चरणों में ही आती है। तो कार्यान्वयन का अर्थ क्या है, पहले से जो नियोजित और संगठित कार्य है ना, उन्हें वास्तव में किया जाना ही क्या कहलाता है, कार्यान्वयन कहलाता है। अब जैसे कि हम अगर बात करें कि हमने क्या किया है, टिकट लेना है जाने के लिए, कहाँ पे, शादी में जाने के लिए। तो पिताजी ने सोचा कि चलो मैं नहीं कर, मेरे पास समय नहीं है तो मैं वो कार्य किसी और को दे दूं, ठीक है। लेकिन किसी और को अगर हम कार्य वो दे रहे हैं तो वह उस कार्य को करने के लिए योग्य भी होना चाहिए, यानी उसे कार्यवाही वह कर पाए उस कार्य पर, ऐसे व्यक्ति को ही उस कार्य को सौंपना चाहिए। तो यहाँ तक हम आए हैं जो कि प्रबंधन का तीसरा चरण है, कार्यान्वयन। आगे हम बढ़ते हैं मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन जो है हमने शुरू में बात की थी कि वैसे तो प्रत्येक चरण पे किया जाना चाहिए। प्रत्येक चरण की हम बात करें तो नियोजन के समय करना चाहिए, संगठन के समय करना चाहिए, कार्यान्वयन के समय करना चाहिए। प्रत्येक चरण पे मूल्यांकन अगर हम करते जाएंगे तो गलती होने की समस्या जो रहती है वह नहीं रहेगी और हमारा जो प्रबंधन की क्रिया है वह सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो इसके लिए अगर हम आए अब मूल्यांकन पे, तो वैसे तो ये सबसे अंतिम चरण है लेकिन प्रत्येक चरण पे भी मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन का क्या मतलब है कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी की जांच करना, योजना का जो कार्यान्वयन हुआ है उसमें कोई कमी की आप जांच कर पाए और आवश्यकता के अनुसार उन कमियों में सुधार करना, ठीक है। अब जैसे आपने अपने एक परिवार के लिए एक भोजन पकाते हैं, अगर आप एक परिवार के लिए भोजन पका रहे हैं उदाहरण के लिए, तो आप क्या करेंगे, भोजन पकाने के बाद में उसको चखते हैं ताकि हम ये देख पाए कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर उसमें कोई कमी रह जाएगी तो वैसे लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो खाने से मना कर देंगे, नहीं नहीं अच्छा नहीं बना, हम नहीं खाएंगे। तो उन चखने से आपको उसकी कमियों का पता पड़ जाएगा और उस कमी की आप जो कमियां रह गई है उसे आप खत्म कर देंगे। जैसे मान लो अगर आपने कोई सब्जी बनाई है उसमें नमक डालना भूल गए, तो चखने से आपको पता पड़ा कि नमक नहीं है तो आप उसमें नमक डाल लेंगे जिससे कि सब लोग उसे खा पाए। फिर आगे आप देखेंगे कि मूल्यांकन का कार्य जो है वो योजना की समाप्ति पर किया जा रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा ही है। यद्यपि ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक चरण पर प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक चरण पर ही जैसे कि नियोजन के समय, संगठन के समय और कार्यान्वयन के समय ही मूल्यांकन को सुनिश्चित कर लेते हैं, जिससे कि प्रत्येक चरण पे कोई कमी अगर रह गई है तो उसकी पूर्ति की पाए उसके, क्योंकि कई बार कमियां ऐसी रह जाती है जिसकी क्रियान्विति बाद में नहीं हो पाती। अगर उसी समय क्रियान्विति हो पाती है जब तो ठीक है, नहीं तो उनकी क्रियान्विति बाद में अंतिम चरण में यानी कि मूल्यांकन के समय नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक चरण पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो अब तक हमने
प्रबंधन प्रक्रिया क्या है इसको जान लिया है। प्रबंधन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण है उन्हें भी हमने जाना है, जैसे नियोजन है, संगठन है, कार्यान्वयन है, मूल्यांकन है, इनको भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें है प्रबंधन प्रक्रिया। जो प्रक्रिया हमने पढ़ी उसके जो चरण है वो पारस्परिक रूप से कैसे संबंधित है। अब प्रबंधन के सभी चरण, चारों चरणों का हमने अध्ययन किया, वो एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार रूप से तो संबंधित होते ही है ना। महत्वपूर्ण है जो प्रबंधन के सभी चरण और किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम एक भवन निर्माण की ही बात करें तो जैसे भवन निर्माण में भी चरण होते हैं, जैसे सामग्री खरीदेंगे, धन की व्यवस्था करेंगे, श्रम की व्यवस्था करेंगे। तो अगर इसमें से अगर किसी की भी कमी अगर रह जाती है तो भवन का निर्माण क्या ठीक तरीके से हो पाएगा? अगर हम बिना प्रबंधन की प्रक्रिया के ही कोई कार्रवाई करते हैं तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों को उपयोग में लेने के पश्चात हमारा कार्य प्रभावी और संतोषजनक हो सकता है। जैसे प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हम जानते हैं, नियोजन है, संगठन है, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। इन चारों को अगर हम काम में ले अपने कार्य को करने के पूर्व तो हमारा कार्य ज्यादा प्रभावी, ज्यादा संतोषजनक, ज्यादा खुशी प्रदान करने वाला होगा। जैसे आप अगर भवन की ही हमने बात की है शुरुआत में, प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों को एक दूसरे से संबंधित करने के लिए, तो बिना नींव के भवन की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? तो उसी तरह से बिना प्रबंधन के आप किसी कार्रवाई की या किसी कार्य की कल्पना कर सकते हैं? अगर करेंगे भी ना तो जैसे बिना नींव का भवन गिर जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा, उसी तरह से आपने जो कार्य बिना प्रबंधन की प्रक्रिया के किया है वह भी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि परिणाम उतने अच्छे जो कि बिना प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाए आए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि बिना प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाए बिना जो परिणाम अच्छे नहीं आए हैं और अच्छे परिणाम आप चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप प्रबंधन की प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, तभी आप वांछित लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे और संतोषजनक स्तर पर अपना जो कार्य है उसे पूरा कर पाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि देखिए प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसमें नियोजन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या किया? कार्यों की सूची आपने बनाई है, फिर उनका क्रम निर्धारित किया है, यही तो हमने अध्ययन किया है। उसके पश्चात हमने किया है संगठन किया है, यानी कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये हमने देखा है। फिर उसके बाद में कार्यान्वयन, यानी कि योजना को वास्तव में क्रियान्वित करना, ये हमने किया है। फिर मूल्यांकन, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो प्रबंधन के चारों चरण हैं वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आगे चलते हैं कि नियोजन का प्रत्येक चरण अन्य चरण से संबंधित है। जैसे अभी हमने बात की थी बिना नींव वाले भवन की, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। अगर कल्पना भी करें तो जल्दी से वह गिरने के कगार पर आ जाएगा वह भवन। उसी तरह से नियोजन के पश्चात ही योजना को पूरा करने वाले तरीकों और संसाधनों को संगठित करने की आवश्यकता होती है। संगठन का कार्य जब पूरा हो जाता है, यानी कि जब हम अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि कौन सा कार्य कौन करने वाला है, तो उसके पश्चात योजना को क्या किया जाएगा, संगठन के पश्चात योजना कार्यान्वित की जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, किसका, कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर योजना के क्रियान्विति के दौरान ही क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आगे हम बढ़े तो आप देख सकते हैं कि आपने कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? अगर आपके पास संसाधनों के संगठित नहीं करेंगे तो। अगर आपने संसाधन ही संगठित नहीं किए तो आप कोई क्रिया कर सकते हैं क्या? जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि आप कोई एक व्यंजन बनाना चाहते हैं, अगर आपने उसकी सामग्री ही एकत्रित नहीं की तो क्या आप उस व्यंजन को बना पाएंगे? तो वही बात यहाँ पे, अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं तो आपने संसाधनों को एकत्रित नहीं किया है तो क्या आप उस योजना को आगे क्रियान्वित कर पाएंगे? क्या उस योजना का क्रियान्वयन आगे संभव है? नहीं ना।
उसी तरह से संगठित किए बिना आप अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते, और गतिविधियों का मूल्यांकन किए बिना आपको अपनी गलतियों का पता भी नहीं चल सकता। इसलिए मूल्यांकन भी करना है जिससे कि उन्हें भविष्य में ना होने दिया जाए, जो गलतियां हैं उन्हें भविष्य में ना होने दिए जाए। फिर हम देखते हैं, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन का प्रत्येक चरण, सभी चरण एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और ये चरण एक दूसरे पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। तो अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है बच्चों कि लक्ष्य किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और ये लक्ष्य और संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, इन लक्ष्य और संसाधनों के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये लक्ष्य और संसाधन किस प्रकार से उपयोग में लिए जाएं कि हम अपने कार्यों को या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, हम अपने उद्देश्य को या जो हमारा ध्येय है उसे प्राप्त कर पाए और अपने कार्य की पूर्ति कर पाए। तो इसके लिए हमने जाना है प्रबंधन की प्रक्रिया को और उसके प्रत्येक चरण को। तो प्रबंधन की प्रक्रिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह भी हमने इस पाठ में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।